स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम मोमेंटम और इम्पल्स को डिटेल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फालतू बातों के। देखो, हमें क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो मूव करता है वो इसमें होती है वेलोसिटी। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास भी होता है जब ये मूव कर रहा होता है। तो हम ये कहते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसमें है, मोशन में। ये ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। ठीक है, अब सवाल ये है कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट में कितना मोशन है, क्रिएट हो रहा है। इसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम की अगर हम डेफिनेशंस देखें तो बड़ी आसान है। मोमेंटम की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होती है मैथमेटिकल एक डेफिनेशन। ये क्या है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो ट्रांसलेशनल मतलब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर वन डायमेंशनल मूव कर रहा है तो इस मोमेंटम को कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। क्या कहा जाता है, लीनियर मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। अगर हम इसका फॉर्मूला डिस्कस करें तो फॉर्मूला इसका होता है हमारे पास P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। और हम यहाँ पर भी P और V के ऊपर एरो लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, मोमेंटम की जो डायरेक्शन डियर स्टूडेंट्स होती है, डायरेक्शन जो होती है सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मतलब जैसी डायरेक्शन मोमेंटम की हो, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की है। ऑब्जेक्ट अगर आपके पास यू मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो ये भी लाजिम है कि इसकी जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो भी यूँ ही होगी। और इस वजह से हम P पर भी एरो लगाते हैं और V पर भी, क्योंकि अब P और V एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हैं। क्या हैं ये, इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको न्यूटन के सेकंड लॉ में ये बात समझाई थी। सो P इज इक्वल टू M इंटू V।
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। हम आगे चलते हैं। अगर हम इसके यूनिट्स की बात, अच्छा देखिए फार्मूला हम इसका कंप्लीट करें, एक फार्मूला इसका और है मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वो भी ज़रा मैं फार्मूला आपको ड्राइव कर बता दूँ, हम कैसे ड्राइव करते हैं उसको। वो है आपके पास मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखें जी, या इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमारे पास है वो है के ए इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर 2। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किससे, एम से, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम m को m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब हम p इज़ इक्वल टू एम वी लिखते हैं तो हम p स्क्वायर इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर भी कर सकते हैं। सो यहाँ एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर की जगह हम p स्क्वायर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम। 2m यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर सॉरी डिवाइड, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m, ठीक है जी। मज़ीद ये पी स्क्वायर पे से स्क्वायर ख़त्म होगा ये वाला, तो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा अंडर रूट। सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 into m is also the formula for momentum in terms of kinetic energy। और इस वाले फार्मूले से आपके MDCAT और दूसरे MCQs टेस्ट के अंदर परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी प्रैक्टिस मैं आपको अभी इसी लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मज़ीद इसकी यूनिट की तरफ। तो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट होता क्या है, ठीक है। फार्मूला हमने सीखा। मोमेंटम की जब हम यूनिट की बात करते हैं तो मोमेंटम की यूनिट हम सीखेंगे तीनों सिस्टम्स के अंदर। किसके अंदर सीखेंगे, तीनों सिस्टम के अंदर। पहले कि निकाला कैसे जाता है देख लें। पहले हम एसआई की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं एसआई सिस्टम की। देखिए जी, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो है P इज़ इक्वल टू एम इंटू वी, ठीक है। मास होता है किलोग्राम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से और डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड से। सेकंड मल्टीप्लाई तो सेकंड स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सेकंड, ठीक है। क्या आपको याद आया, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू एम ए। सो मास, m का मास हो गया किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन इक्वल होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको इक्वल हम करते हैं न्यूटन के, इसको हम इक्वल करते हैं न्यूटन के, ठीक है। तो यहाँ पर आया न्यूटन और ये वाला सेकंड बचा, तो सेकंड। सो एसआई सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम का यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की, सीजीएस की, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, सीजीएस की अगर हम बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन की जगह पर आ जाएगा डाइन, और टाइम का यूनिट सेम होता है तो सेकंड ही हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की, जिसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है वो पाउंड के अंदर काउंट किया जाता है, तो इसके आप इसको हम लिब्रास सेकंड या पाउंड सेकंड भी
कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके यूनिट्स, और अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। किसकी बात करते हैं? डायमेंशन। डायमेंशन की डायमेंशन कैसे निकाली जाती है? बड़ा आसान तरीका है। देखें, हमने कहा कि इसका फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू एम इंटू वी। किलोग्राम जो मास है वो इक्वल होता है किलोग्राम के, जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है मीटर पर सेकंड के। हमने किलोग्राम मतलब मास की जगह पे किलोग्राम रखा, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड रखा। किलोग्राम मास का यूनिट है तो हम यहाँ m लिखेंगे, मीटर लेंथ का यूनिट है तो हम यहाँ l लिखेंगे, डिवाइड बाय t करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, t प्लस पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो इट विल बी इक्वल टू mlt पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें याद रखने वाली हैं। क्या बातें याद रखने वाली हैं भाई? मतलब हर टॉपिक में सर आप ये कहते हो बातें याद रखने वाली हैं, फालतू में जो है टोपियाँ आप दे रहे हो। रिमेंबर, क्या बातें याद रखने वाली हैं? बातें भाई ये याद रखने वाली हैं कि जो आपका मोमेंटम होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात याद रखने वाली है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 6 किलोग्राम और जो कि मूव करता है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका आपके पास मास है 2 किलोग्राम और जो वेलोसिटी से मूव करता है वो 6 मीटर पर सेकंड आपको दी गई है। फॉर्मूले के मुताबिक P इज़ इक्वल टू एम बी करोगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 न्यूटन सेकेंड आंसर आएगा, और यहाँ पर आप जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 न्यूटन सेकेंड ही आंसर आएगा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर देखो मास ज़्यादा था, वेलोसिटी कम थी, ठीक है, तो मोमेंटम ये आया। यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, और मास कम है तो भी मोमेंटम ये आया। मतलब मोमेंटम अगर मास ज़्यादा हो तब भी ज़्यादा हो सकता है, और अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो तब भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट्स का ये कुछ आपके पास नहीं क्वेश्चन आ सकता है। बताओ आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास ज़्यादा है दूसरे का कम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो बताओ मोमेंटम क्या होगा? अब मासेस इस तरह से अरेंज किए हुए होंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो मोमेंटम भी दोनों का सेम हो सकता है। ठीक है जी, मोमेंटम भी दोनों का सेम हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम से मिलता जुलता एक टॉपिक हमने पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। देखिए, आपको याद होगा कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डिस्कस किया था F इज़ इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई टी। टी वहाँ चला जाता है तो ये बनता है डेल पी इज़ इक्वल टू एफ इंटू टी। अगर हम डेल पी की जगह पर J इज़ इक्वल टू एफ इंटू टी लिखें तो ये इम्पल्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है? इम्पल्स कहलाता है। जे हम रिप्रेजेंट करते हैं इम्पल्स को, ठीक है। बेसिकली इम्पल्स होता क्या है, इसको हम ज़रा स्टेटमेंट के तौर पे डिफाइन करते हैं। आपके पास इम्पल्स है क्या? अ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसी फोर्स जो कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे चेंज हो, ठीक है। लाजमी सी बात है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर चेंज होगी तो क्या करती है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज कर सकती है और उसका मोमेंटम भी चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इम्पल्स वेलोसिटी मोमेंटम चेंज कर सकता है, तो जी हाँ, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मोमेंटम दोनों ही चेंज होते हैं। ठीक है, हमने कहा कि ये आपके पास एक बेड है, इसको हम क्रिकेट बैट कहते हैं, अच्छी ड्राइंग है मेरी, और ये एक बॉल है जो का आकर इसके ऊपर हिट होती है,
ये बॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगी और कुछ टाइम में लगाएगी, तो फोर्स जो ये लगा रही है और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। अगर इसके हम मैथमेटिकल मतलब एक डेफिनेशन लिखें तो ये आपके पास होती है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। दूसरी मेन बात ये कि अगर हम इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, यूनिट और डायमेंशन की बात करते हैं, तो वो जो यूनिट और डायमेंशन है वो सेम एज मोमेंटम की तरह होता है। क्योंकि देखो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एफ इंटू टी, वही फॉर्मूला इम्पल्स का भी है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होता है? बिल्कुल मोमेंटम की तरह होता है। देखो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अक्सर आपने सुना होगा, क्या नाम क्या उसका? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, वो क्या होता है मैं आपको उसको एक शॉर्ट उसमें समझाता हूँ। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, भाई मुझे लग रहा है थ्योरम की स्पेलिंग सही नहीं है, देख लेना यार। वो ये होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम इक्वल हो जाए, सो दिस इक्वेशन इज नॉन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, अब हम एक आपको जो है ना मैं बड़ी आसान तरीके से कुछ दो क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो वो प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जिसको हम परसेंटेजेस क्वेश्चन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेजेस क्वेश्चन। परसेंटेजेस क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज की जाती है, इंक्रीज बाय 400%, इंक्रीज बाय 400%, तो बताओ मोमेंटम विल इंक्रीज बाय, मोमेंटम कितना इंक्रीज होगा? अब देखो उसमें जो सॉल्यूशन हम करते हैं उसके दो तरीके कार हैं। यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बाय। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर आपसे बोला जाता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय, क्या बोला जाता है? इंक्रीज्ड बाय। और दूसरे तरीके में आपसे ये पूछा जा सकता है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू, ठीक है, क्या बोला जा सकता है? इज इंक्रीज टू। ये मैं आपको एम्प्टी किट वाली ट्रिक सिखा रहा हूँ, तो आपने ये लाजमी सीखनी है। तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर आपसे इंक्रीज बाय बोला जाता है तो आपने एक फॉर्मूला याद करना है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी अब होगी ऑब्जेक्ट की, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस जितनी इंक्रीज हुई है 400% ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और अगर इंक्रीज टू बोला जाता है तो आपने सिंपल अब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की बोलेंगे, उसमें आपका 400%, ठीक है, और काइनेटिक मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपकी उतनी होगी जितनी क्वेश्चन में दी है, और यहाँ पर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी और ऑब्जेक्ट की रियल, और जो इंक्रीज हुई होगी वो हमने प्लस यहाँ पे करनी होगी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो क्या बोला जाता है? इंक्रीज्ड बाय। यहाँ पे क्या बोला जाता है? इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, देखो टोटल जो काइनेटिक एनर्जी अब आपकी होगी इंक्रीज बाय वाले मतलब कंडीशन के अंदर, उसमें हमने कहा कि भाई एक तो काइनेटिक एनर्जी आपकी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, परसेंटेज तो 4, मतलब सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 400 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और ये आपके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। 100 से डबल जीरो कैंसिल, तो ये 4 काइनेटिक एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, टोटल कितनी हो गई? 5 काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, वो फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिखना है। बड़ा आसान सा मतलब उसका सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसे होगा? देखो
P इज इक्वल टू अंडर रूट, उसका फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है, 5 ke मल्टीप्लाई बाय 2m। ठीक है जी, यह आ जाएगा अंडर रूट 5 और यह आ जाएगा अंडर रूट, आपने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m। क्या ये वैल्यू आपके मोमेंटम की इक्वल है, तो आपने कहा हाँ, तो ये हुआ अंडर रूट 5 इंटू मोमेंटम, मतलब P इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू 2m आपके मोमेंटम की इक्वल है। अब हम जब मोमेंटम अंडर रूट 5 निकालते हैं तो वो आपके पास आता है 2.2, आपके पास किसके इक्वल आता है, 2.2 P के। ठीक है, हमने कहा कि आपके पास 1 प्लस 1.2 P, आपने क्या करना है, इस वैल्यू को अलग कर देना है, मतलब इसको आपने 1 अलग कर देना। अगर यहाँ पे होता 3 तो हम 2 अलग कर देते और 1 अलग कर देते, यहाँ होता 4 तो हम 3 अलग करते और वो मतलब 1 अलग करता। परसेंट में निकालनी है तो आपने इस वाली वैल्यू को, या ट्रिक बता रहा हूँ, एंड वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगी 120%। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट काइनेटिक एनर्जी 400 इंक्रीज होता है 400%, तो उसका जो मोमेंटम है वो 120% इंक्रीज होगा। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह कि हम कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ़ मोमेंटम, अब मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया हम, इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 200%, अगर मोमेंटम 200% इंक्रीज होता है, देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय इंक्रीज इन परसेंट, मतलब परसेंटेज जिसके अंदर उसको हमने काइनेटिक एनर्जी को बताना है। बड़ा आसान है, जो मोमेंटम का जो फार्मूला है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। अब तो ये लिखा हुआ है इंक्रीज बाय 200%, तो उसको हम कैसे करेंगे, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस 200% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वही परसेंट है तो 100 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 काइनेटिक एनर्जी, और जो टोटल होगी वो 3 काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी। ठीक है, सॉरी टोटल मोमेंटम आएगा यार यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम हो रहा है ना अब, तो काइनेटिक इंक्रीज्ड मोमेंटम आएगा, तो ये हो जाएगा 3 मोमेंटम। काइनेटिक जो हटा के मोमेंटम लिख दो, ऐसे करके पी लिख दो ऐसा है, ये आ जाएगा 3 P स्क्वायर ओवर 2m। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा P स्क्वायर ओवर 2m। P स्क्वायर ओवर 2m किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, सो ये हो जाएगा 9 काइनेटिक एनर्जी। इसमें से हमने एक काइनेटिक एनर्जी हटा दी, प्लस 8 काइनेटिक एनर्जी कर दी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आ गया 800%। तो आपका जो अब काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा 800%। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेक्चर को करते हैं एंड, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।